रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था। 19 देखो, 19 जो घबराओ मत, बहुत क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो सेम होगा छोड़ देंगे। 19 देख लो। सेलेक्टिविटी नहीं है सिलेबस में, छोड़ दो। सेलेक्टिविटी सिलेबस में नहीं है। सेलेक्टिविटी, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, ये सब सिलेबस में अब नहीं है। अगर ये सब कोई टर्म आता है तो आप छोड़ सकते हैं। बच्चों देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपिडेंस ऑफ ए रेजोनेंट सीरीज एलसीआर सर्किट? कर लोगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर सर्किट है, एक सोर्स वोल्टेज से कनेक्टेड है जिसका पीक ई नॉट है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। प्लॉट करिए ग्राफ इंपिडेंस और ओमेगा के बीच। पता है ना तुम्हें? ठीक है, अरे ये वाला ग्राफ है वो। ठीक है, अगला देख लो। इंडक्टर इंडक्टर दे रखा है बच्चों, इसका इंडक्टेंस कितना दिया है? 0.4H। कैपेसिटेंस कितना दिया है? 10। तो एल दे दिया, सी दे दिया, आर दे दिया, तीनों दे दिया ना। एल सी आर तीनों चीज दे दिया, एल दे दिया, सी दे दिया, आर दे दिया। ओमेगा तुम्हें दिया हुआ है, कहाँ है ओमेगा बताओ? ओमेगा कितना है? ओमेगा कहाँ है सोच के बताओ। 1000। जो टी के साथ होता है वो ओमेगा होता है, 1000 है। फेज कितना है? 5/3। इंपिडेंस ऑफ द सर्किट कर लोगे? पहले एक्सी निकाल लेना, एक्सएल निकाल लेना। ओमेगा तुम्हें पता है, उसकी वैल्यू दे रखी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल। पीक करंट, तो पीक करंट क्या होगा? ई नॉट बाई जेड। ई नॉट कितना है? 40/Z। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सिलेबस में नहीं है, क्वालिटी ऑफ फैक्टर सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सुनो ये देखो, ये देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 23 में भी आया था ना सेम क्वेश्चन, देख लो, पढ़ लो सेम क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, रॉड जब इंसर्ट करते हैं फेरो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का, तो इंडक्टेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कल बताए थे म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। जैसे के की वैल्यू अगर 3 है तो 3 का डाई इलेक्ट्रिक डालो तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखो, तो यहाँ अगर डाई इलेक्ट्रिक डाला है बच्चों तो कैपेसिटेंस क्या करेगा? बढ़ जाएगा। अब आगे सोच लो क्या बोला है। सी वेरिएबल, आर है, बल्ब है, बी ग्लो सम ब्राइटनेस, कुछ ब्राइटनेस के साथ ग्लो करता है। हाउ विल द ग्लो ऑफ द बल्ब चेंज इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स? तो बच्चों जैसे ही प्लेट को डालोगे सी बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा तो जेड बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो आई कम हो जाएगा। अरे डाइलेक्ट्रिक डालोगे सी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, आई कम होगा। अगर आई कम होगा तो बल्ब क्या करेगा? कम ग्लो करेगा, खत्म बात। रेजिस्टेंस ऑफ द आर इंक्रीज, तो फिर भी वही बात है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? फिर से वही बात, फिर से कम होगा। अरे समझ लो ना, मतलब ये सब ऐसे हवाबाजी वाला क्वेश्चन पूछता है सब। एलसीआर सर्किट है, डेटा देखो डायरेक्ट, एलसीआर सर्किट है, ये दे रखा है ईआरएमएस, गलती नहीं होना चाहिए, क्या है? ईआरएमएस। एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, और ईआरएमएस दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है? नहीं दे रखा है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है। आपसे पूछा है कि रेजोनेंस का कंडीशन निकालो, तो रेजोनेंस पे कंडीशन, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी निकालो। अरे सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव द सर्किट ऑफ रेजोनेंस, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। नहीं, अरे रेजोनेंस होता है तो क्या होता है बताओ? अभी तो रेजोनेंस में करे थे ना, रेजोनेंस होता है तो x इक्वल टू एक्सएल करते हो, तो यहाँ से ओमेगा नॉट कितना निकल के आता है? 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आएगा? 1/2 पाई रूट LC। और वही तो पूछा है तुमसे, तो तुम्हें L दिया है, इसको मिली में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? हेनरी में।
तुमको सी दिया है, माइक्रो में दिया है, किस में कन्वर्ट करोगे? फैरेड में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। तो उससे सॉल्व करके बच्चों आपका क्या आएगा? एफ आएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ? सॉल्व करना बेटा, अब तो सॉल्व करना है ना। फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 1/2 पाई रूट एल सी। एल की वैल्यू है 50 मिली हेनरी, तो 50 इंटू 10⁻³ सी की वैल्यू कितनी है? 80 माइक्रोफराड, तो 80 इंटू 10⁻⁻6। 80 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर सिलेबस में नहीं है तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अरे बच्चों बताओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? देख लो, फॉर्मूला यूज्ड क्या है? एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तुम देख लो, कर लो इसको, कर लो, ये अच्छा है थोड़ा सा। एक सॉल्व कर लो, 2023 का है, पेन चला लो इसमें। चलो पूरा अच्छे से सॉल्व कर लो, पेन चला के सब वैल्यूज निकाल दो, जो जो पूछा है बच्चों सब निकाल दो इसमें। पेन चला लो, चलो सब लोग पेन चलाओ, इसमें सब निकालो। निकालो प्रॉपर सॉल्व करके। नहीं हुआ? निकालो इसका आंसर। कार्तिक क्या करो, पढ़ो मत, निकालो। डेटा लिखना सीखो, क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। अरे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो आई आर एम एस इंटू एक्सी, और रजिस्टर के क्रॉस निकालना है तो आई आर एम एस इंटू आर। बस कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है तो आई आर एम एस इंटू एक्सी। पहले आई आर एम एस निकाल लो, कैसे निकालोगे? ई आर एम एस बाई जेड करके, तो पहले जेड निकाल लो। जेड कैसे निकालोगे? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर करके, तो पहले आर स्क्वायर प्लस एक्सी निकाल लो। एक्सी कैसे निकालोगे? 1/ओमेगा सी। कर भैया कर, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक एक के बाद एक इवेंट है जो आपको करते जाना है।
ओमेगा दिया है ना 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा 100 पाई हो जाएगा। छब्बीस छब्बीस। पहला काम सब लोग एक्सी निकालें। हाँ, एक्सी निकाले 1/ओमेगा सी करके। ओमेगा सी भी करना है भाई। 50 आ रहा है सॉल्व करने के बाद। अरे पहले एक्सी आया 1/50 आ रहा है क्या एक्सी? कैसे किया? 1/ओमेगा सी किया है ना तुम लोगों ने प्रॉपर। ओमेगा कितना रखा है? ओमेगा 100 पाई होगा बेटा, वो फ्रीक्वेंसी है। हाँ, 1/100 पाई, सी कितना है? 250 इंटू पाई। बिटवा मेरे, हवाबाजी में मैं उड़ाते चला गया क्या तुम लोग? एक्स सी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1/ओमेगा सी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना 50, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 1/2 पाई एफ। ओमेगा कितना होगा? 2 पाई एफ। तो 2 पाई इंटू 50 कितना हो जाएगा? 100 पाई। और c इंटू 100 पाई तो ओमेगा हो गया। c कितना है? 250 बाई पाई इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻6, तो पाई पाई कैंसिल होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 225 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में, होगा कि नहीं होगा? तो यहां से देखो ऊपर कितना चला जाएगा 10⁻³ अपॉन 25, अरे ऊपर 10⁻⁻6 बचेगा ना, -3 बचेगा ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1000/25 करो कितना आएगा 40, एक्सी कितना आ गया 40, तो जेड कितना होगा आर स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 50। सुंदर सुंदर डेटा आता है बेटा, 50 आ गया। अच्छा तो फिर आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस बाई जेड यानी 200/50, कैंसिल करो कितना आएगा 4 एम्पियर। बालक अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर यानी वी आर एम एस कितना आएगा 4 इंटू 30 यानी कितना 120, अरे आई आर वी आर एम एस कितना निकलेगा आई आर एम एस तो इंटू आर, और वी सी कितना निकलेगा 4 इंटू 40, अरे एक्सी होता है ना, एक्सी कितना निकला है 40, तो कितना आ जाएगा ये 160, तो ये 160 वोल्ट, इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा 280, 280, लेकिन ओवरऑल वोल्टेज कितना है 200, वही पूछ रहा है कि क्या इन दोनों का अल्जेब्रिक सम जो सोर्स वोल्टेज है उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो आंसर है हाँ। तो इस पैराडॉक्स का जवाब क्या है, तो बता देना तुम्हें कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है। इस पैराडॉक्स का जवाब यह है कि v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर होता है, ये इस पैराडॉक्स का जवाब है, ना कि v इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी होता है। हाँ फॉर्मूला ही लिखना है, लास्ट वाले के आंसर में फॉर्मूला लिखना है। अरे बुद्धि फ्यूज तो नहीं हो रही तुम लोग की, हो रही है तो क्या कर सकते हैं इसमें, छुट्टी करने से क्या होगा, छुट्टी करने ऐसे छुट्टी कितनी छुट्टियां बीत गई, कितनी सूरज उगे कितनी सूरज डूब गए, कितनी नदियों का पानी समुद्र में मिल गया, फिर भी तुम्हारी पढ़ाई वहीं पे रही, तो आज तो आगे बढ़ा लो बेटा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं आ रहा तो बता दो, वैसे फिर से बताएंगे, नहीं आ रहा तो फिर से बताएंगे, चिंता मत करो, लेकिन समझ में तो आना चाहिए भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो, मेरे को जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है मुझे, 27 पढ़ लो, 2023 का है, 23 वालों को तो सम्मान दो कम से कम,
मैं ज्यादा वालों को नहीं बोला, 23 वालों को सम्मान दे दो। बच्चों एलसीआर सर्किट है, सब दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है, पहले भूमिका बना लिया करो। एलसीआर सर्किट है, सब कुछ दे रखा है, आईआर ईआरएमएस भी दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, एम्पलीट्यूड बोले तो आई नॉट पूछा है, अरे एम्पलीट्यूड बोले तो क्या पूछा है, आई नॉट। तो इससे तुम क्या करोगे, जेड निकाल लोगे पहले। अरे रेजोनेंस पे पूछा है, वो फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं, मैं ये सोच रहा था, मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी तो दिया ही नहीं है, फिर मैं आगे पढ़ता गया क्वेश्चन, तो मेरे को यहां दिख गया रेजोनेंस, तो मैंने देखा कि मुझे फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है अब। क्यों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अरे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, 1/√LC। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो पहले सब लोग, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, फिर बताता हूँ। बस 2 बार 2 बार, एक एक लाइन पढ़ लो 2 बार। 2 बार पढ़ लो बस। पढ़ लिए, एक और बार पढ़ लो, पढ़ लो एक बार, एक और बार पढ़ लो, एक और बार धैर्य रख के एक और बार पढ़ लो। पढ़ लिए, धैर्य रख के एक और बार पढ़ लिए। तो देखो सुनो बच्चों, सबसे पहली बात, इसमें एलसीआर दे रखा है, दे रखा है ना, लेकिन बच्चों हमने देखा कि इसने एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड मतलब आई नॉट पूछा है, तो यहां पे वैल्यू किसका दे रखा है, ईआरएमएस का, तो ईआरएमएस से आईआरएमएस निकल सकता है, कैसे, ईआरएमएस बाई जेड करके, जेड निकल सकता है। अब जेड निकलने में समस्या ये है, ओमेगा नहीं है, लेकिन उसका भी उपाय इसने बताया है, क्योंकि रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है तो ओमेगा कितना हो जाता है, 1/√LC, अगर जरूरत पड़े तो ओमेगा निकल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो। फिर उसका पावर ट्रांसफर इन वन कंप्लीट साइकिल है, रेजोनेंस बोला है, एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बोला है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, तो रेजोनेंस पे कॉस फाइव कितना होता है, 1, रेजोनेंस पे कॉस फाइव कितना होता है, 1, तो ई आर एम एस और आई आर एम एस निकल गया, उनका मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर आ जाएगा, तो पावर तो हो गया, पावर हो गया कि नहीं हो गया। फिर बच्चों एम्पलीट्यूड पूछा है, तो ई आर एम एस आ जाएगा, तो इसमें ई आर एम एस में क्या करोगे, ई आर एम एस I0/√2 होता है, उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देना, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। एक साइकिल में बेटा रेजोनेंस नहीं होती जीरो ना, एवरेज नहीं होता जीरो, पावर में स्क्वायर होता है ना बेटा, पावर में स्क्वायर होता है ना, पावर में करंट जीरो होता है, पावर में स्क्वायर होता है ना। बच्चों बताओ डन। इसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई आर एम एस इंटू एक्सी, एक्सी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एक्सी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना कष्ट, बहुत भारी कष्ट, लेंदी सवाल है, लेकिन नंबर भी इसके अच्छे मिलते हैं। अब सुनो, सबसे पहले हम लोग जेड निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, जेड। जेड क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। करते हैं, करके दिखाता हूं तुम्हें, ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रहा हूं, करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जेड निकालता हूं, देखो मेरा जेड मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं, जेड इक्वल टू आर, क्या बोलते हो, जेड इक्वल टू आर, क्योंकि क्या है रेजोनेंस, और रेजोनेंस में एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल, तो जेड बराबर कितना हो गया, आर। मुझे आईआरएमएस निकालना है, लो अभी निकाल देता हूं, ईआरएमएस कितना है, 200, 200 बटे जेड यानी 200 बटे आर, लो आर की वैल्यू 20 है, जेड आईआरएमएस कितना आ गया, 10। तुम्हें क्या निकालना है, पीक करेंट, आईआरएमएस कितना होता है, I0/√2, मल्टीप्लाई कर दो 10√2, आंसर।
समझा? बहुत लेंदी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा। कभी कभार किस्मत में खराब है तो आ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें दिखता लेंदी है लेकिन होता नहीं है। दूसरा देखो, पावर बताना है। पावर क्या है? ई आर एम एस आई आर एम एस आ गया, पावर आ गया 200, बुढ़े आई आर एम एस कितना निकालो 10, 2000 वॉट आंसर। 3 नंबर में है बिना मतलब का। पोटेंशियल डिफरेंस, रो रहा है बेचारा सा। पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस निकलना है? कैपेसिटर के क्रॉस। हाँ, इसमें मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो ओमेगा चाहिए ही। अब इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, इसमें ओमेगा चाहिए आपको, इसीलिए तो इसी में तो मेहनत है बस। ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके लिए। अरे निकाल दोगे ना, 1/√LC। एल कितना है? 2। और सी कितना है? अरे भाई, इससे 2-3 क्वेश्चन कंफर्म आता है। तुम छोड़ोगे क्या इसको? पागल हो क्या तुम लोग? यार तुम कैसे कैसे आदमी यार, ये चैप्टर इतना आसान कह रहा है, छोड़ूंगा। कहाँ हेनरी में है? अरे भाई वो मिली हेनरी में करता ना, वो तो हेनरी है, अब तो करूंगा। हर जगह रट ली हो क्या तुम? भाई मिली हेनरी में रहता तब तो मैं करता। अब देखो इधर, ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 1/100। अरे धैर्य पेशेंस का काम है। 10⁻⁻6 कितना आएगा? 1/√10⁻⁻4। 1/10⁻², 10⁻², यानी फ्रीक्वेंसी कितना? ओमेगा कितना जाएगा? 100। बेटा ये माइक्रो फैराड है। अब तुम्हें माइक्रो मिली भी दिखना बंद हो गया है क्या? बेटा एसी तो करना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें इसमें क्या दिक्कत हो? बताओ जी, तुम्हें क्या दिक्कत हुआ? बताना जरा, क्या दिक्कत हुआ? तुम अगर जो क्या ब्रेन ज्यादा है, तुम्हें दिक्कत क्या है? इसमें क्या दिक्कत है? रेजोनेंस है तो तुम्हें पता नहीं था, रेजोनेंस में Z=R होता है, तो होता है, बस थोड़ा सा याद रखते हैं। एसी टफ नहीं है, जो एसी को टफ मानना बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एसी टफ नहीं है। एसी में मानता हूं थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, लेकिन तुम अगर शांति से सोचोगे तो इसका आंसर तुम निकाल सकते हो। जैसे जैसे मेरे जैसा तुम्हें ट्रिक नहीं पता चला, तुम एक्सी ओमेगा करके निकालोगे तो भी तुम आंसर तो निकाल सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या। अरे रुक जाओ भाई, ये 100 आ गया ना। अगर 100 आ गया तो फिर कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा? एक्सी आ जाएगी नहीं? एक्सी होगा 1/ओमेगा सी। तो 100 × 50 × 10⁻⁶, यहाँ से एक्सी आ जाएगा। इंटू वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालने के लिए आई से मल्टी, गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, होता है। इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देना, वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, हो डन हो गया। होता रहता है ऐसे। यार तुम लोग एसी में है क्या, हमको तो समझ में नहीं आया। एक जो ट्रायंगल बनाया था उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। बस अब तुम लोग मिली और माइक्रो में गड़बड़ कर रहे हो, बताओ। कैलकुलेशन सुनो इधर ध्यान से। अरे 2020 के बाद वाला कराता हूँ, चलो। अरे अब जल्दी खत्म, खत्म हो गया ना अब तो। अरे रुको, इसमें देखो फटाफट बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ। एलसीआर सर्किट है, लैग कर रहा है तो कौन सा लैग कर रहा होगा तो क्या होगा बताओ? अब हो गया भाई। अब तो इंडक्टर भी इंडिकेटर दिख रहा है अब।
बेटा ये सब क्वेश्चन देख रहे हो ना, कर लोगे ना? अरे देखो ये सब में क्या है, ठीक है, कर लेना इसको। अरे कुछ नहीं, जो बताया वो कॉन्सेप्ट, अरे जो बताया वो याद रखो ना, तो कैलकुलेशन ही तो है। ये वाला ग्राफ किसका है पता नहीं तुम्हें? एल पूछा होगा, निकाल लेना। चलो तुम कह रहे हो तो मैं आगे जा रहा हूँ। अब चलो पेपर में सीधे क्वेश्चन आएगा तो उधर मिलेंगे, पेपर में मिलेंगे। लेकिन बच्चों देखो, अभी तक जो थियरी में उतना ही है जितना बताया है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन बार बार करा रहा हूँ, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा माइक्रो मिली का आ रहा है तो आपको इरिटेशन हो रहा हो, अदरवाइज थियरी वही है। बस रेजोनेंस रहे तो याद रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है आपका। नहीं है, नहीं है, शार्पनेस नहीं है, बुक से ही हटा दिया है, नई एनसीईआरटी से ही हटा दिया है। एनसीईआरटी बुक में ही नहीं दिया तो पढ़ेगा कहाँ से बच्चा? आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर, सबसे आसान टॉपिक। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एसी का कोई क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और नहीं होगा, तुम अभी जैसे ज्यादा पढ़ रहे हैं ना, तो इस वजह से तुम्हारा दिमाग थोड़ा हैवी हो गया है बच्चों। अदरवाइज जो रिवाइज करना होगा ना, तुम जो ट्रायंगल वाला बताया था उसको रिवाइज करना, ठीक है ना, उससे हो जाएगा चीजें। डोंट गिव अप। अब मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट में जो एसी का क्वेश्चन आएगा उधर मिलेंगे, उधर मैं बताऊंगा, तो मॉक टेस्ट में ध्यान से करना। हाँ नहीं, खुल के बोल दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही तो मौज है। मैराथन क्लास यही तो होती है, 12 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, पागल हो जाओ, दिमाग जाके दिमाग इतना हीट हो जाता है, ऐसे नल के नीचे सर खोल के 5 मिनट तक ठंडा ठंडा, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर हीट हो जाता है ना, तो ऐसे नल के पास जाके सर नीचे करके नल खोल के 5 मिनट तक नल के ऊपर एकदम पानी गिर रहा है सर के ऊपर, सर ठंडा हुआ, फिर तौलिया वगैरह से पोंछ के फिर खोले फिर पढ़े। धुआं फेंक रहे हैं लेकिन पढ़ते जा, दिमाग से धुआं, कान से धुआं निकले जा रहा है। यही तो मौज है जीवन का। बच्चों ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज द डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ स्टेप अप और स्टेप डाउन वही, इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द पावर, विदाउट चेंजिंग द पावर, विदाउट चेंजिंग द पावर। बच्चों फटाफट देख लो, विदाउट चेंजिंग द पावर। ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को विकेट जा चुके हैं, तुम्हारा तो विकेट भी नहीं जा सकता। विदाउट इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द पावर, ठीक है ना बच्चों? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, याद रखना है, ये लिखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो दूसरे में ईएमएफ आता है कि नहीं आता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस सुनो बच्चों, अब इसका डायरेक्ट बताते हैं। जैसे मान लो एक दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, पहला होता है कोर टाइप, सॉरी सेल टाइप बता देता हूं पहले, पहले होता है सेल टाइप, पहला होता है सेल टाइप। बच्चों सेल टाइप ट्रांसफार्मर ध्यान से देखो, इस तरह से देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या आयरन का इस तरह से ब्लेड को जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक क्यूबॉइड टाइप का बनाते हैं इस तरह से। ये देखो ब्लेड है, आयरन की ब्लेड है, पतली पतली ब्लेड से उनसे ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। इसके ऊपर वाइंडिंग लगाते हैं बच्चों, ऐसे करके, और इधर भी वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है, इधर भी वाइंडिंग लगाते हैं, दोनों तरफ वाइंडिंग लगा दिया।
तो बच्चों इधर जो होता है, इधर एसी लगा दिया, एसी वोल्टेज लगा दिया, इसको बोलते हैं प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। और जो आउटपुट होता है इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी होता है। तो बच्चों यहां भी ईएमएफ आपको आउटपुट पे भी आपको एसी मिलेगा, यहाँ आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से। तो बच्चों देखो होगा क्या कि जैसे ही आप इसमें करंट या वोल्टेज पास करेंगे, इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा और वो फ्लक्स इसके थ्रू पास करेगा। अरे ये सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह काम करेगा ना, तो फ्लक्स जनरेट होगा और फ्लक्स फिर इसके थ्रू पास करेगा। फ्लक्स पास किया ना बच्चों। अब ये करंट क्योंकि बदल रहा है टाइम के साथ, क्योंकि ये एसी है ना, तो करंट टाइम के साथ बदल रहा है, तो ये फ्लक्स भी टाइम के साथ बदलेगा। तो यहां पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको हम कहते हैं ईपी। और यहां पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसे हम कह रहे हैं ईएस, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ के अनुसार, फैराडेज लॉ क्या होगा बच्चों, ईपी विल बी इक्वल टू एनपी माइनस एनपी इंटू डी फाइव बाई डी टी। अरे इसमें नंबर ऑफ टर्न एनपी में, पी साइड में एनपी है, तो बच्चों ये फैराडे लॉ। और ईएस इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी। देखो दोनों से सेम फ्लक्स जा रहा है, अरे जो फ्लक्स इससे पास हो रहा है वही फ्लक्स इससे भी तो पास हो रहा है, तो सेम फ्लक्स पास हो रहा है, तो डी फाइव बाई डी टी दोनों का सेम हो जाएगा। डिवाइड मार दो, तो ईएस, ईएस अपॉन ईपी, ईएस को ऊपर रख लो, विल बी इक्वल टू एन एस अपॉन एनपी, एनपी होगा। और यही किसके इक्वल हो जाता है, आईपी अपॉन आईएस। ये जो आता है बच्चों इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। बच्चों एक बात ध्यान से यहां समझ लो, ये लास्ट वाला कैसे आया, इधर वाला तो आ गया, लेकिन वो लास्ट वाला कैसे आया। तो बच्चों इनपुट पावर इज इक्वल्स टू, इसमें क्या होता है, इनपुट पावर, भाई मान जा बच्चों, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर होता है कि नहीं। तो यहां से इनपुट पावर कितना होगा, ईपी इंटू आईपी, आउटपुट पावर कितना होगा, ईएस इंटू आईएस। तो यहां से ईएस अपॉन ईपी निकालो, ईएस अपॉन ईपी निकालोगे तो आएगा आईपी अपॉन आईएस, इसीलिए वहां लास्ट में आईपी अपॉन आईएस आएगा, क्योंकि पावर इक्वल होता है, इसी वजह से लास्ट में आईपीएस है। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब एक बात और सुनो ध्यान से, ईएस और ईपी में से कौन कब ईएस बड़ा होगा, कब ईपी बड़ा होगा, तो बेटा जब एनएस ग्रेटर देन एनपी होगा, यानी जब बाद वाला एनएस ग्रेटर देन, जब एनपी होगा, एनएस ग्रेटर देन एनपी होगा, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप। इसमें इसको ए से डिनोट करते हैं बच्चों, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, ट्रांसफार्मर रेशियो। तो यहां ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो अगर ए ग्रेटर देन 1 हो तो कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और अगर एनएस लेस देन एनपी होगा तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन मतलब ये वोल्टेज को घटाएगा, स्टेप अप मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो बताओ अभी जो मैंने डायग्राम बनाया वो कौन सा डायग्राम है, स्टेप अप का है कि स्टेप डाउन का है, स्टेप डाउन का, क्योंकि दूसरे साइड वाइंडिंग कम बनाई है, तो सेकेंडरी की वाइंडिंग कम है, प्राइमरी की ज्यादा है, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज्यादा होगा और सेकेंडरी का कम होगा। तो ट्रांसफार्मर में क्या चीज कांस्टेंट रहता है, पावर। लेकिन बच्चों आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट रहता है, लेकिन रियल लाइफ में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लीकेज हो जाता है पावर का, मतलब पावर कांस्टेंट नहीं रह पाता है। 95%, 96% इफिशियंसी होती है, मतलब 100 दोगे तो बाहर पावर 96 मिलेगी, 100% इफिशियंसी नहीं होता है। लेकिन आइडियली हम मानेंगे अगर, तो 100% इफिशियंसी होती है। और ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी प्राइमरी सोर्स की होगी वहीं सेकेंडरी सोर्स की भी होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहता है इसमें, सेम रहता है। ये इसका इतना ही प्रिंसिपल है बच्चों, और इसमें न्यूमेरिकल भी ऐसा ही आता है बस। इसका एक और टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, उसे हम बोलते हैं कोर टाइप, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर होता है,
इसमें एक ही कॉइल पर, एक ही आर्म पर दोनों वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाली भी और सेकेंडरी वाली, बस इतना ही अंतर होता है इसमें। हाँ, ये लो वोल्टेज के लिए होती है क्योंकि इसमें फ्लक्स का, देखो ये वाला ज्यादा बेटर है। ये ज्यादा बेटर क्यों है पता है तुम्हें? क्योंकि बच्चों इसमें फ्लक्स जो होता है, जब पिछले वाले केस में देखो, जब फ्लक्स यहां से यहां जा रहा था तो कुछ फ्लक्स लीक भी तो हो सकता था, कुछ फ्लक्स बाहर भी जा सकता था, लेकिन पिछले वाले में तो डायरेक्ट वहीं पे है, तो फ्लक्स बाहर जाने का चांस नहीं है। तो उसका मतलब ये वो पिछला वाला क्या है, ये वाला बेटर था, ये वाला बेटर था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये लो वोल्टेज में इस्तेमाल करेंगे, हाई वोल्टेज में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये फट जाएगा, मतलब इसका हीट ज्यादा जनरेट होगा ना यहाँ पे, तो ये ब्रेक हो जाएगा, कॉइल उसकी टूट जाएगी, तो इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें कुछ लॉस होता है, लॉस फटाफट देख लो। लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? पहला तो फ्लक्स लीकेज है, कि बच्चों फ्लक्स लीक हो जाता है, मतलब दो जितना फ्लक्स प्राइमरी से निकलता है उतना फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं पहुंच पाता, ये फ्लक्स लीकेज। दूसरा लॉ क्या होता है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब बेटा ये जो वाइंडिंग की गई है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो, इसको आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं। तीसरा होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस, आयरन लॉस को हिस्टेरेसिस लॉ भी कहते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस भी कहते हैं इसको, हिस्टेरेसिस लॉस। तो बच्चों जब आयरन मैग्नेट और मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है ना, तो कुछ एनर्जी को अपने पास वो स्टोर कर लेता है, इसी को स्टोर्ड, स्टोर्ड एनर्जी, जो आयरन में स्टोर्ड एनर्जी इन आयरन, आयरन में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो ये एनर्जी स्टोर हो गई तो हमारे काम की नहीं रही, तो जो आयरन में एनर्जी स्टोर हो जाती है इसे क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉ। एक और होता है बच्चों एडी करंट लॉस, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एडी करंट लॉस। हमिंग लॉस भी बताया था, इतना ही काफी, ज्यादा जान के क्या करोगे। हमिंग लॉस या मैग्नेटो स्ट्रिक्शन बताया था ना, वो आप जाने दो, इतना ही काफी है। 3-4 पूछेगा, 3-4 बता देना। हीट लॉस तो वही आई स्क्वायर आर हो गया ना, आई स्क्वायर आर हो गया। हिस्टेरेसिस जैसे होता है कि मैग्नेट, जैसे सोलेनाइड के अंदर अगर तुम मैग्नेट आयरन डालोगे तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, एक डायरेक्शन में उसके सारे पार्टिकल अरेंज हो जाएंगे। लेकिन एसी में तो एक बार इधर हो रहा है मैग्नेटाइज, फिर करंट बदल जाएगा, तो फिर उल्टा मैग्नेटाइज होना पड़ेगा, फिर उल्टा मैग्नेटाइज हुआ तो फिर इधर मैग्नेटाइज होना पड़ेगा, तो बार बार इधर उधर करते रहेगा ना, तो कुछ एनर्जी वो अपने अंदर रख लेता है इधर उधर करने में, तो वो एनर्जी आपको आउटपुट में नहीं मिलता है, वो एनर्जी स्टोर कर लेता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, हिस्टेरेसिस होता है, स्टोर्ड एनर्जी इन आयरन। समझा ना? तो बस इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो मैं न्यूमेरिकल इसके करवाऊंगा नहीं, बहुत आसान होते हैं, फटाफट मैं बता दूंगा। देखो द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एडी करंट लॉस। बच्चों लेमिनेटेड कोर किसको रिड्यूस करता है? एडी करंट को, बस याद रख लो, ऐसे आएगा नहीं, लेकिन लेमिनेटेड कोर मतलब एडी करंट लॉस को बचाता है वो। एडी करंट लास्ट में लिखे थे ना आउट ऑफ सिलेबस, तो वो इसको होता है लेमिनेटेड आयरन सीट एडी करंट लॉस। एलसीआर सर्किट तुम लोग जानते ही हो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट, स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो उसमें आउटपुट करंट क्या होगा? इनपुट से कम होगा। बेटा वो वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को क्या करता है? कम करता है। अरे अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को क्या करता है? कम करता है। ये बात याद रखना। ऐसे वो कहीं से, जैसे अगर वोल्टेज बढ़ा दिया तो उसने पावर कहां से लाया? तो कहीं से नहीं लाया, वो जितना वोल्टेज बढ़ाता है करंट को उतने गुना कम करता है, पावर हमेशा सेम रहता है। आयरन कोर ले, हाँ हाँ, वाई वी कैन नॉट स्टेप अप ए डीसी वोल्टेज, डी लिखा है लेकिन डीसी वोल्टेज, बेटा डीसी वोल्टेज में फैराडेज लॉ काम ही नहीं करेगा, तो जो आप डी फाइव बाई डी टी लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ डीसी वोल्टेज। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर वही है बेटा, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस। ठीक है, इन्हें स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर, द आयरन कोर इज इलिमिनेटेड, इनपुट पावर इज मोर देन आउटपुट पावर, जब लॉस हो,
अरे जब लॉस हो तब, ये बोला है कि एक्सप्लेन करिए। ऐसे आइडियल ट्रांसफार्मर में दोनों क्या होगा, इक्वल। लेकिन अगर आइडियल नहीं है तो आउटपुट थोड़ा इनपुट से कम होगा। ठीक, डन। चलो, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ ए डायग्राम वर्किंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सुनो ध्यान से, स्टेप डाउन बनाना तो डायग्राम में आपके सेकेंडरी वाला वाइंडिंग कम होना चाहिए और प्राइमरी वाला ज्यादा, और स्टेप अप बनाना तो सेकेंडरी वाला ज्यादा होना चाहिए और प्राइमरी वाला कम। ये जानबूझ के, नहीं तो सीधा फिगर काट देगा वो, एग्जामिनर काट देगा सीधा फिगर, अगर स्टेप अप बनाने को बोला तुमने गलती कर दिया तो। विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम स्टेप अप, गोली मार दो। डायग्राम से एक्सप्लेन करो और वर्किंग राइट 4 सोर्सेस ऑफ एनर्जी लॉस। 4 सोर्सेस पूछे, 4 बता दिए। स्मॉल टाउन, ये करना है तो कर लो, एकमात्र न्यूमेरिकल, एकमात्र न्यूमेरिकल। खत्म हो जाएगा चैप्टर ही। एक छोटा सा शहर है, 1200 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। ए स्मॉल टाउन विद डिमांड, डिमांड कितना है, 1200 किलोवाट। मतलब एक छोटे से शहर को 1200 किलोवाट की बिजली चाहिए, 220 वोल्ट पे चाहिए, और वो 20 किलोमीटर दूर है जहां पावर जनरेट हो रहा है वहां से। और जहां पावर जनरेट हो रहा है कितने पे हो रहा है, 440 पे। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक छोटा सा शहर है, उसको कुछ बिजली चाहिए, 2000 किलोवाट समथिंग चाहिए, जो भी चाहिए, और उसको 220 पे चाहिए, और कहीं दूर 20 किलोमीटर दूर बिजली पैदा हो रही है, तो कितने पे हो रही है, 440 पे हो रही है, 440 वोल्ट पे हो रही है, ठीक है ना? तो वहां भी पावर उतना ही होना चाहिए जितना शुरू में था। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग 0.5 पर, अब बोले कि जो तार है, देखो रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 पर किलोमीटर। जो तार है उसका रेजिस्टेंस कितना है, जो तार आती है ना लेके बिजली आती है ना, उसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम पर किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर है दूरी, शायद 10 किलोमीटर की 20 है, जो भी हो, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल तार का रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा ना। The town gets power from a line through 4220 volt step down transformer, 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब उसको लाइट कितने से मिलता है, 4200 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। तो आपको पावर लॉस बताना है, ठीक है ना? क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। अपने दिमाग को स्थिर रखना है, अपने मतलब का डेटा खोजना है, ठीक है? तो बच्चों, रेजिस्टेंस पता चल गया लाइन का। अब मुझे क्या निकालना है कि लॉस कितना हो रहा है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा आई स्क्वायर आर। हमको पावर भी पता है, पावर कितना पता है बच्चों, पावर नीचे देखो, पावर कितना पता है, 10,000 ना, 1200 किलो वाट है, मतलब 10⁻³ अलग से है, तो 1200 इंटू 10⁻³ किलो। तो पावर मुझे पता चल गया, करंट मुझे निकालना है, क्या निकालना है, करंट, और पावर मुझे पता चल चुका है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, P इक्वल टू वी आई होता है, तो मुझे वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए मुझे, वोल्टेज। अब वोल्टेज कई हैं इसमें, 220 है, 440 है, 4000 भी है, 3 वोल्टेज है। अब हम वोल्टेज कौन सा लें, पावर फिक्स है 1200 इंटू 10⁻³, क्योंकि जित इसका देखो कहानी, इसके पीछे मैं कहानी स्किप कर गया बीच में। जैसे यहाँ पे आप कोई एसी ऑन करते हो, जैसे एसी ऑन करता हूँ, 3000 किलोवाट की, 3000 वाट की जरूरत हुई, 3 किलोवाट की, तो पावर मान लो जनरेट हुआ राजस्थान में। जैसे यहाँ जैसे ही बटन ऑन करोगे ना एसी का, तो अगर बहुत सारे एक एरिया में एसी का बटन ऑन कर दे लोग, तो तुरंत ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ये, एक नया जनरेटर ऑन हो जाएगा जो उतने लोड को बनाएगा जितना डिमांड है। तो मान लो इस समय नोएडा के इस सेक्टर का पावर राजस्थान से रहा है, एग्जाम्पल समझ लो, तो जैसे ही यहाँ सब लोग एसी ऑन करेंगे, राजस्थान में ऑटोमेटिक जनरेटर ऑन हो जाएगा, अब चाहे जिस पे भी बेस्ड हो। एक और ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, एक और ऑन हो जाए, इसलिए बोलते हैं ना बिजली बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब शट डाउन करते हो आप, तो वहां भी एक जनरेटर बंद हो जाता है, ऐसा होता है। तो जैसे ही आप यहाँ ऑन किया, जैसे इसने टाउन में सब लोगों ने बिजली जलाया, 1200 किलोवाट की डिमांड मांगे आ गई, 1200 किलोवाट की डिमांड तुरंत सब स्टेशन के पास जाएगी, सब स्टेशन पे बिजली जनरेट होगा। तो बिजली जो जनरेट होता है वो 220 या 440 पे होता है, जैसे यहाँ हो रहा है।
तो बच्चों अगर उसने राजस्थान से 220 को डाल दिया ऊपर, लाइन में डाल दिया, तो लाइन में डाल दिया तो बच्चों, क्योंकि पावर का फॉर्म, पावर कितना है, मान लो 3000 वाट है या 3 किलो वाट है, एसी वाला एग्जांपल समझो, और 220 वोल्ट पे जनरेट हुआ, तो करंट निकाल सकते हो कि नहीं भाई? करंट निकाल सकते हो ना, 3 किलो 3000 है, वोल्टेज 220 है, तो 3000 इक्वल टू वी आई, तो आई आ जाएगा, करंट निकल जाएगा। तो करंट ज्यादा होगा ना, 3000/200। अब उसको उसने तार में डाल दिया, तो बच्चों वायर में बहुत ज्यादा लॉस होगा, और वो पावर जो है हरियाणा आते आते खत्म हो जाएगा, नोएडा आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि करंट ज्यादा होने की वजह से लॉस क्या हो गया, ज्यादा। अब वो क्या सोचेगा कि अब कैसे पहुंचाऊं नोएडा तक, तो बोलेगा कि पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो बोलेगा अच्छा एक काम करता हूं, मुझे करंट कम करना है ना, मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूं। वो बोलेगा मुझे करंट कम करना है तो क्या कर दूं, वोल्टेज बढ़ा दूं। तो जितने गुना वो वोल्टेज बढ़ाएगा उतने गुना करंट कम होगा, क्योंकि बच्चों दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट। अरे पावर तो कांस्टेंट रहना है ना, जैसे मुझे 3 किलोवाट चाहिए तो ये तो फिक्स ही है ना। तो अगर P इक्वल टू वी आई होता है, तो तुम जितने गुना वोल्टेज बढ़ाओगे उतने गुना करंट कम होगा, और जितने गुना करंट कम होगा उतना लॉस कम होगा। तो क्या करता है फिर, भले ही पावर जनरेट हुआ राजस्थान में 220 पर, नोएडा भेजने के लिए उसको वो 1 लाख वोल्ट बना देगा। 1 लाख वोल्ट कैसे बनाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 1 लाख वोल्ट बना दिया। 1 लाख वोल्ट बनाएगा तो करंट उतने गुना कम हो जाएगा, मतलब एकदम करंट ना के बराबर बचेगा। अब वो करंट वायर में आएगा, अब लॉस नहीं होगा, क्योंकि करंट ही कम हो गया, अब लॉस नहीं होगा। अब इसी पॉइंट में इस बात का आंसर छुपा है इस क्वेश्चन का, कि हम कौन सा वोल्ट लेंगे। करंट उसने वोल्टेज बढ़ा दिया, बढ़ा के लाइन में डाल दिया, तो लाइन में बढ़ा हुआ वोल्टेज जा रहा है, तो एक तरफ 4000 था कि नहीं था, तो यहाँ V कौन सा जाएगा, 4000। समझ रहे हो ना, क्योंकि बढ़ा हुआ वोल्टेज लाइन में चाहता है, क्योंकि करंट कम हो। रुक जाओ एक मिनट, कौन है, ठीक है ना, तो उसको मैं बता चुका हूं, तुम लोग ध्यान से सुनो, वो एक बार वाइवा के लिए पढ़ चुका है। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों, समझ रहे हो ना बात, कॉन्सेप्ट समझो। तो बढ़ा हुआ वोल्टेज आता है, आगे का भी कहानी सुन लो। बढ़ा हुआ वोल्टेज 1 लाख वोल्ट आ गया, तो 1 लाख वोल्ट आ गया, तो अब यहाँ सबसे पहले नोएडा के किसी बड़े सब स्टेशन पे आएगा, जो पूरे नोएडा का एक बड़ा सा सब स्टेशन होगा। उस सब स्टेशन पे आके 1 लाख से कन्वर्ट होगा 33,000 में, 33,000। 33,000 में 10 सेक्टर, मान लो एक जोन बटा होता है सबका, तो 10 सेक्टर का एक जोन है, तो अब 33,000 वहां आएगा, जो सब स्टेशन का सब स्टेशन। अब 33,000 जब वहां आया, तो मान लो नोएडा के 10 सेक्टर है, नोएडा के 10 सेक्टर है, तो अब हर सेक्टर देखो, पहले क्या हुआ, 1 लाख से 33,000, ये किसी बड़े स्टेशन पे होगा नोएडा के पास। अब नोएडा के पास कोई 10 सेक्टर का एक यूनिट होगा, वहां पे 33,000 से कितना होगा, 11,000, और 11,000 जब वहां से निकलेगा, तो ये आपके पास वाले ट्रांसफार्मर पे आएगा, जो घर के पास ट्रांसफार्मर होगा, वहां 11,000 से किस में कन्वर्ट होगा, 220, और 220 से आपको मिलेगा। प्रोसेस समझ रहे हो ना, वहां एक बार बढ़ा के भेज दिया जाता है, यहाँ कई स्टेप में उसको नीचे करते हैं। एक बार 33,000 किया, फिर 11,000 किया, आपके घर ट्रांसफार्मर पे आया, फिर उसको 220 किया। तो बच्चों यहां से तुम बात समझ रहे हो ना मेरी। तो बच्चों देखो, डिमांड पावर तो हर जगह, इसमें कांस्टेंट बात क्या रहती है, पावर, कि कितना पावर चाहिए, तो पावर इतना चाहिए, इतना चाहिए ना बच्चों। तो अब वो उसने भेजा है, तो भेजेगा हाई वोल्टेज करके, हाई वोल्टेज करके भेजेगा, तो लाइन में वोल्टेज कितना जाएगा, 4,000। तो देखो सीधा सीधा यहाँ कैलकुलेशन है, पावर कितना है, 1200, तो 1200 गुणे 10⁻³ पावर हो गया। V इंटू आई, तो बच्चों V कौन सा लू, बड़ा वाला, 4,000, तो V हो गया 4,000, तो 4 × 10⁻³ लिख दे रहा हूं, इंटू आई। बच्चों कट गया, और देखो 4 इसको कैंसिल करो, कितना है, 300, तो आई कितना है बेटा, 300 एम्पियर। अब देखो तुम्हें क्या निकालना था, I²R, कि लाइन में कितना लॉस होगा। तो बच्चों 0.5 किलोमीटर पर किलोमीटर था, तो 10 किलोमीटर था सब कि 20 था, अरे यार बेटा 20 लिखा था ना, तो बेटा 20 का, तो 20 का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 20 यानी 10 ओम। बेटा पर किलोमीटर 5 है, 0.5 है, तो 10 का जीरो। अब खत्म करो यार, पावर कितना होगा, I²R, तो 300 का स्क्वायर गुड़े 10, इतना लॉस हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा, इतना पावर लॉस हो जाएगा। कहानी बताया हूं तो उसके पीछे लॉजिक है, उसे इस तरह का न्यूमेरिकल है तो तुम समझ लेना।
अरे तुमसे लाइन का लॉस पूछेगा ना, दिमाग में याद रखना सबसे बड़े वोल्टेज से डिवाइड करना है, सबसे बड़ा जो वोल्टेज होगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है ना। बस अब उसमें देख लेना, कई बार हो सकता है कि स्टेप डाउन करे, वैसे ही क्वेश्चन आएगा बार बार। अब बाकी बिना मतलब की चीजें थी, 440 बिना मतलब का, 220 बिना मतलब का। अरे समझ में आ रहा है ना, बाकी डेटा बिना मतलब के मेरे, मुझे आई चाहिए था लाइन का, लाइन का आई निकालने का तरीका, पावर हर जगह पावर सेम रहता है, ये बात याद रखना, पावर हर जगह का रहता है। तो बस यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा यूनिक सा है, बाकी तो डायरेक्ट जो ट्रांसफार्मर रेशियो बताया उस पे आएगा। जैसे बच्चों लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसे करना है। ये देखो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर रेशियो, इनपुट पावर है 2200 वोल्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग है 3000 टर्न, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, 220 वोल्ट लाना है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। तो देखो ये EP दे रखा है, NP दे रखा है, ES दे रखा है, NS निकाल देना जो भी है। हाउ मच डॉन, वही बात है, 220 वोल्ट है। देखो एक रेफ्रिजरेटर है जो 110 550 पे काम करता है, तो इसमें क्या पूछा है, हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन। बच्चों यहां से आईपी पूछ रहा है ना, तो तुम क्या करना, पावर कांस्टेंट रहता है, बात मेरी याद रखना, क्या कांस्टेंट रहता है, पावर। तो 550 यहां तो 550 यहां, तो 550 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, पावर सेम रहता है तो आई निकल जाएगा वहां से, पावर सेम रहता है ट्रांसफार्मर में। यहां देखो प्राइमरी कॉइल 100, ट्रांसफार्मर रेशियो मतलब क्या दे दिया है, ए दे दिया है, मतलब ES अपॉन EP दे दिया है, NS अपॉन NP दे दिया है, IP अपॉन IS दे दिया है, 100 दे दिया है, 100 टन है, जो बोले निकाल देना। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी निकाल दोगे, करंट पूछे पावर दोनों में सेम रहता है। अब देख लेना प्राइमरी में पूछा है तो प्राइमरी में वोल्टेज कितना है देख लेना, प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 220, तो करंट कितना हो जाएगा 1100 बटे 220, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना आएगा, अरे फॉर्मूला लगा लेना, ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू 100, प्राइमरी का आज सेकेंडरी आया तो प्राइमरी आ जाएगा, करंट इन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का वोल्टेज आ गया, पावर के बराबर करके IS निकाल लेना। ये भी मुफ्त का ही क्वेश्चन था, पावर इन सेकेंडरी इक्वल मत करना, कैलकुलेट मत करना, 1100 लिख देना, अरे पावर तो सेम ही रहता है, लॉस नहीं हो तो 1100 लिख देना। हाँ लॉस नहीं हो तो मतलब आइडियल, हम जब तक क्वेश्चन बोल ना दे तब तक आइडियल मानना। जैसे क्वेश्चन बोल दे कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 90% है, तो अगर इनपुट पावर इतना है तो आउटपुट कितना होगा, इतना इंटू 90/100, ये बात याद रखना। अगर 90% बोल देगा तब अलग, तब फिर जो आएगा पावर उसके बाद ES इंटू IS करोगे, ES दिया होगा तो IS निकलेगा तब, लेकिन अभी 100 वाला ही आ रहा है, मैं तो ऐसे तुम्हें बता दिया, कभी मजाक हो जाए छोटा मोटा तो, बाकी ये सब सेम है, वही पढ़ लेना एक बार, कुछ नहीं खत्म। बच्चों एसी जितना पढ़ा है ना, जैसे तुम्हें अगर क्वेश्चन बीच में अभी करा रहा था, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक भी हो गया था, घबराना मत, बस थियरी तुम रिवाइज कर लेना, थियरी उतना ही है जितना मैंने पढ़ाया है, थियरी रिवाइज कर लेना, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन एसी का होगा उसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन का आप लोग देख लीजिएगा मेहनत करके, कल से आपको आने की जरूरत नहीं है, जो इच्छा है आपकी, पढ़ने का मन करे घर पे पढ़ने का मन न करे तो आप यहाँ के पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर हमसे कुछ मॉक टेस्ट लेना है तो मॉक टेस्ट में 2-3 तो मार्किंग स्कीम के साथ ग्रुप पे डाल दूंगा, CBSE के, वो तो पेपर डाला है ना, लेकिन मार्किंग स्कीम की, हाँ मार्किंग स्कीम के साथ ग्रुप में मनन ने कुछ डाला है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। और हम जो लोग नहीं आ रहे 17 की शाम को, याद रखिएगा भूलिएगा मत, आप सब लोग टायर्ड होंगे लेकिन 17 की शाम को आ जाइएगा फिर भी, हाँ पेपर देके, अरे शाम को आ जाना, 5 बजे आ जाना, 5 बजे आ जाना, 5:30 आ जाना। हाँ तो तुम जैसे अगर घर पे 2 बजे आ जाओगे ना, 2 बजे, हाँ अरे तो सुनो तुम 2:30 बजे आ जाना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, 2:30 बजे आ जाना या 3 बजे आ जाना, खाना खा के सो जाना, सो के 5:30 बजे उठना,
6 तक आ जाना।